ठीक है। तो ऑब्वियसली जब वैक्सीनेशन से इंसिडेंस कम होगी तो प्रेवलेंस भी डिजीज का कम होगा। आपका कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके पास इंक्रीज करते हैं आपकी प्रेवलेंस को? तो अगर फॉर एग्जांपल आपके जो डिजीज पीपल है किसी पॉपुलेशन में आ जाते हैं या हेल्दी पीपल वहां से निकल जाते हैं, या ऑब्वियसली हमने बताया कि क्रॉनिक डिजीज के लोगों की आपने लाइफ प्रोलॉन्ग कर दी है, या फिर डेथ रेट जो है ना हमने कहा था यहाँ पे डिसीज लोगों में कम हो गया तो आपके पास पी बढ़ जाएगा। जबकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे प्रेवलेंस बढ़ कब जाएगा? प्रेवलेंस बढ़ता तब है जब आप यहाँ पे था प्रेवलेंस इंक्रीज कब होता है। दूसरी चीज होती है जिसमें प्रेवलेंस आपके पास डिक्रीज कब होता है। प्रेवलेंस डिक्रीज तब होगा जब आप इसका ऑपोजिट कर दो कि अगर आपके पास जो हेल्दी पीपल हैं वो फॉर एग्जाम्पल आ गए हैं और जो डेथ पीपल है वो निकल चुके हैं, ठीक है, और आपने क्रॉनिक डिजीज को क्यों नहीं किया बल्कि डेथ होगी, तो खैर उन फैक्टर से आपके पास प्रेवलेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट वाज प्लीज इक्वल्स टू आईडी। आपने अपने जरूर पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट क्या इफेक्ट है, वैक्सीनेशन का क्या इफेक्ट है। ट्रीट अगर आप इस तरीके से करोगे कि उसकी ड्यूरेशन कम हो जाए तो प्रेवलेंस भी कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप ट्रीट इस तरीके से करोगे कि जो आपके पास लॉन्ग डिजीजेस हैं, क्रॉनिक डिजीज है उनकी वो प्रोलॉन्ग रहे तो फिर आपके पास ऑब्वियसली प्रेवलेंस बढ़ जाएगा। और वैक्सीनेशन दोगे तो इंसिडेंस कम हो जाएगा, इंसिडेंस कम हो जाएगा तो प्रेवलेंस भी कम होगा। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द किडनी डिजीजेस। अब किडनी में सबसे पहले हम किडनी के स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। तो ये जो आपको बाहर से नजर आ रहा है जो दो आउटलाइन है, ये आपका किडनी का कॉर्टेक्स होता है। जो अंदर आपका एरिया नजर आ रहा है, दिस इज द मिडला, जिसके अंदर आपको ये जो ट्रायंगुलर पिरामिड 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 to 7 यहाँ पे पिरामिड्स होते हैं। पिरामिड्स आगे से जाते हैं पेपिला में। जो पेपिला होता है वो ओपन करते हैं 8 to 10 माइनर कैलाइसिस में, और माइनर कैलाइसिस ओपन करते हैं 2 to 3 मेजर कैलाइसिस में। फिर आपका पेल्विस बनता है, वो आगे से ड्रेन करता है। हाइलम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। रीनल आर्टरी यहाँ पे आती है, रीनल वेन यहाँ से जाती है, पेल्विस भी यहाँ से निकलता है। थोड़ा सा हम इसके अगर स्ट्रक्चर के बारे में और बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट दी नेफ्रॉन्स। ठीक है, आपको पता है कि नेफ्रॉन्स होते हैं, इसके बेसिकली पहले हम 5 पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। यू हैव दिस ग्लोमेरुलस व्हिच इज दी बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये होता है। देन यू हैव द पीसीटी, यू हैव द लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। ये इसके 5 पार्ट्स होते हैं। अब नेफ्रॉन्स की बात करें तो आपके जो होता है ना, ये 2 तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। एक आपके नेफ्रॉन्स आपके पास 2 तरह के होते हैं। एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं 85%, जिसमें आपके पास आपने देखा भी नेफ्रॉन के चारों पोर्शन पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले सारा के सारा कॉर्टेक्स में होते हैं। ऊपर वाला जो कॉर्टेक्स है ना, ये जो आपको किडनी का कॉर्टेक्स नहीं दिखाया था ये वाला, इस कॉर्टेक्स के अंदर ये सारे के सारे होते हैं। तो दैट इज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और बाकी जिनमें लूप ऑफ हेनले नीचे डिप डाउन करी होती है, दैट इज द जेक्सोमेलिनी नेफ्रॉन। जब हम किडनी की डिजीज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 4 जगह की डिजीज होती है। बेसिकली किडनी की जो डिजीज होती है वो 4 जगह की डिजीज होती है। नंबर 1 ये ग्लोमेरुलाई की डिजीज हो सकती है, ठीक है, आपकी ग्लोमेरुलाई की डिजीज हो सकती है, या फिर आपकी जो ट्यूब्यूल्स हैं ये जितनी भी पीसीटी डीसीटी इनकी डिजीज हो सकती है, या फिर इसके इंटरस्टिशियम की डिजीज हो सकती है। यूजुअली इंटरस्टिशियम और ट्यूब्यूल की इकट्ठी होती है, उसको हम ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज कहते हैं, या फिर ब्लड वेसल्स की डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी डिजीज है। क्या थोड़ा सा ना हम यहाँ पे जीबीएम के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोमेरुलर बेस मेम्ब्रेन आपको हर जगह पे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप देखो कि ये आपका जो होता है ना, ये स्पेस दिस इज द बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की बनाई हुई है, ये बोमेंस कैप्सूल की बेसरल एपिथेलियम है। जो ब्लू कलर की हाइलाइट करी है उसकी पैराइटल एपिथेलियम होती है, और ऊपर आपको ब्लड वेसल नजर आ रही है। बेसिकली ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी का टफ्ट होता है मल्टीपल। यहाँ पे उन्होंने एक टफ्ट को सिंप्लिसिटी के लिए दिखाया। ये आपका एफ्रन आर्ट्रियोल है जो कि ब्लड लेके आ रहा है, ये इफ्रन आर्ट्रियोल है जो कि लेके जा रहा है। तो आपको पता ही है कि एफ्रन आर्ट्रियोल्स होती है वो यहाँ पे जब आती है तो दिस इज द एनलाइनिंग अंडर सेल, दिस इज द एंडोथेलियम, ठीक है। और एंडोथेलियम के बिल्कुल नीचे ब्लैक सी बेस मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो आपकी एफ्रन मतलब जो आपकी कैपिलरीज की एंडोथेलियम होती है और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपकी यहाँ पे, और उसके बाद जो विजुअल एपिथेलियम की सेल्स हैं, जो कि आपको एक्चुअली जो विजुअल एपिथेलियम के सेल्स होता है ना वो बेसिकली ऐसे नहीं होते, वो ना आपको इस तरीके के नजर आते हैं, इस तरीके के सेल नजर आते हैं, ठीक है। ये इस तरीके के सेल नजर आते हैं। तो इस तरीके का क्या होता है, इंसान का पाँव इस तरह का होता है। तो दीज आर द फुट प्रोसेसेस, इनको यहाँ पे हम फुट प्रोसेसेस कहते हैं। लेकिन फुट प्रोसेसेस यहाँ पे इन चीजों को कहते हैं, जो इस पूरे सेल को क्या कहते हैं होते हैं पोडोसाइट, ठीक है। पोडोसाइट आपको यहाँ पे कहते हैं विजुअल एपिथेलियम के सेल्स को। तो जो आपकी बोमेंस कैप्सूल की जो विजुअल एपिथेलियम होती है उनको यहाँ पे उस सेल्स को पोडोसाइट, या फिर उसको हम फुट प्रोसेसेस ऑफ द पोडोसाइट कहते हैं। अब ये आपको नजर आ रही है, दिस इज योर जीबीएम, ठीक है। ये जो आपको ये जो एरिया नजर आ रहा है, ये कैपिलरी ल्यूमेन के अंदर की तरफ आपके पास ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल्स है। अच्छा, जो ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल है वो आपके पास यहाँ पे फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती है, तो आपको यहाँ पे फेनेस्ट्रेशन भी मिलती है। अच्छा, फिर जो होती है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसिकली उसके 3 पोर्शन होते हैं, लेमिना डेंसा, लेमिना रेरा और लेमिना एक्सटर्ना। ये हम क्यों कहते हैं, क्योंकि आगे जब हमने देखा, जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी थी, तो हमने देखा कि बेसिकली आपको एक जो सेंटर वाला पोर्शन है वो बहुत ज्यादा डेंस नजर आ रहा है, बाकी वाला पोर्शन लाइट है। तो हमने कह दिया कि जो आपका पोर्शन एंडोथेलियम की तरफ है वो आपका लेमिना रेरा इंटरना है, और जो बाहर की तरफ है एपिथेलियम की तरफ वो लेमिना रेरा एक्सटर्ना। और एपिथेलियम में आपको बनने जा रहा है ये आपका बोमेन स्पेस है, और उसके अंदर आपके पास ये सेल्स हैं विच आर दी पोडोसाइट, या फिर आपके पास विजुअल एपिथेलियल सेल्स जिनके ऊपर जिसके पास फुट प्रोसेसेस है। ओके, नाउ अप्रिशिएट दिस डायग्राम। ये अब आपको जो है वो एचएनई डायग्राम दिखाई गई है। अब ये जो आपको बाहर नजर आ रही है ना, ये दोबारा से क्या है, दिस इज द पैराइटल एपिथेलियम, ये जो बाहर की नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास एपिथेलियम बिल्कुल इस कैपिलरी को कवर करिए, दिस वुड बी द विजुअल एपिथेलियम। जो पिंक वाले आपको सेल नजर आ रहा है ना, रेड के, ये आपके पास विजुअल एपिथेलियम होती है। उसके बाद ये जो अंदर वाली सेल्स है, ये दीज आर द मेसेंजर सेल्स, और ये आपको कैपिलरी नजर आ रही है। तो बेसिकली इसको जो हम जूम करेंगे तो आपको यही मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं जूम करके यहाँ बनाऊँ तो फॉर एग्जांपल ये आपकी एक ब्लड वेसल बनी हुई है ना, तो ये ब्लड वेसल का अंदर का एंडोथेलियल सेल्स है, ठीक है। ये ब्लड वेसल के अंदर के फॉर एग्जांपल ये एंडोथेलियल सेल्स है, और ये उसका एंडोथेलियल सेल्स हो गया, ये उसकी बेस मेम्ब्रेन है, और बिल्कुल बाहर एक और सेल पड़ा हुआ है विच इज दी यहाँ पे आपकी विजुअल एपिथेलियल सेल इस तरह का पड़ा हुआ है। तो ये आपके पास 3 जो चीजें होती है ना, जो एंडोथेलियल सेल्स, उसकी बेस मेम्ब्रेन और विजुअल एपिथेलियल सेल, दे एक्चुअली मेक अप द जीबीएम, ठीक है। अच्छा,
नॉर्मल किडनी देखो आपको ऐसे नजर आ रही है, ये बाहर आपको जो है वो पेराइटल कैप्सूल के लिए नजर आ रही है और ये अंदर आपको यहाँ पे वेसल के अंदर आपको मल्टीपल यहाँ पे टफ कैपिलरी नजर आ रही है। अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिजीज की बात करें तो किडनी में बेसिकली जो पहली मैनिफेस्टेशन होती है वो होती है एजोटीमिया। नॉर्मली वो कहते हैं कि एजोटीमिया हम कब कहते हैं, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल किडनी जो है वो अपना वेस्ट एक्सक्रीट नहीं कर पा रही और आपके पास ब्लड यूरिन नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। ओके अगर किडनी जो है वो वेट एक्सीड नहीं कर पा रही और ब्लड में बहुत ज्यादा ब्लड यूरिन नाइट्रोजन क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ गए हैं और ये फर्क कम हो गया तो दैट इज द एजोटीमिया। अब एजोटीमिया इंट्रिंसिक रीनल डिजीज की वजह से भी हो सकता है और एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से भी हो सकता है। प्री रीनल एजोटीमिया यूजुअली तब होता है अगर आपके सिस्टमिक हाइपोपरफ्यूजन है और किडनी में ही ब्लड कम जा रहा है तो उसकी वजह से आपका जीएफआर कम हो जाएगा तो दैट इज द प्री रीनल। और पोस्ट रीनल आपके पास किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। ठीक है, अब अगर एजोटीमिया इतना ज्यादा सिवियर हो जाए कि उसकी वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आने लगे और सिस्टमिक बायोकेमिकल एब्नॉर्मलिटीज आने लगे तो उसको हम यूरीमिया कहते हैं। यूरीमिया में बेसिकली क्या होता है कि आपके एंडोक्राइन और आपकी मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो ऑल्टर होने लगते हैं तो आपको सेकेंडरी जीआरई की प्रॉब्लम मिलती है जैसे कि यूरिन में गैस्ट्रोएंटेराइटिस है या न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम मिलती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी या फिर आपको इवन की कार्डियक प्रॉब्लम यूरिमिक जो है वो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस आपको मिलता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है नेफ्रोटिक वर्सेस नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ओके किडनी के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से वन ऑफ द टॉपिक इज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ओ से आ रखो यहाँ पे कि देयर इज मार्क्ड प्रोटीन यूरिया, मतलब आपके पास एक्चुअली जो जीबीएम हमने अभी पढ़ा है जिसमें आपको पता है कि वो आपकी एंडोथेलियम होती है और बेस में मेम्ब्रेन होती है और आपके एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो इतनी ज्यादा डैमेज हो जाती है कि वो बहुत ज्यादा प्रोटीन को लीक करने लेती है। एक तो प्रोटीन यूरिया यहाँ पे होता है सिलेक्टिव। ठीक है, सिलेक्टिव का मतलब यहाँ पे ये होता है कि 90% जो प्रोटीन सिक्रीट हो रही होती है ना वो आपकी एल्ब्यूमिन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कुछ आपकी और भी प्रोटीन सिक्रीट हो रही होती है जो कि हम बात करेंगे 10% अदर प्रोटीन होती है उनको बिल्कुल अभी देखते हैं। लेकिन एक तो ये सिलेक्टिव होता है, दूसरा ये बहुत ज्यादा होता है 3.5 ग्राम से जो ज्यादा होता है ना उसको हम यहाँ पे कहते हैं नेफ्रोटिक रेंज। ठीक है, मतलब जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा तो यही आपकी होगी कि 3.5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन लॉस हो रही होती है और एल्ब्यूमिन का जो लेवल होता है वो आपके पास 3 ग्राम से कम हो जाता है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाता है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। अब इसी वजह से आपका होता है एडिमा। एडिमा इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एडिमा क्यों होता है अब इसे आपने याद रखना यहाँ पे क्यों है हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, एल्ब्यूमिन कम हो जाता है। एडिमा आपके पास इसकी बहुत ज्यादा वजह है। नंबर वन तो ये कि जब आपका एल्ब्यूमिन कम हो जाता है तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है। ऑन्कोटिक प्रेशर ब्लड के अंदर पानी को होल्ड करके रखता है। जब पानी होल्ड नहीं रहता तो जैसे ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है तो पानी जो होता है वो ब्लड से एस्केप करके एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस में जाता है। ब्लड हाइपोसेलुलर हो गया है, हाइपोटोनिक हो गया है, आपका बाकी स्पेस हाइपरटोनिक है तो ब्लड जो है वो वहां चला जाता है। और एक तो यहाँ पे ये वजह हो गया ना कि आपका एडिमा हो गया एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस में। दूसरी वजह ये होगी कि जब आपके पास इसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम तो कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो आपका यही रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम किडनी में जाता है तो किडनी परफ्यूजन कम होती है तो रेनल रिलीज होता है और रेनल एंजियोटेंसिस सिस्टम से दोबारा से सॉल्ट वाटर रिटेंशन होती है। और तीसरी वजह यहाँ पे क्या होती है कि आपके जो डिफरेंट नाइट्रियोरेटिक फैक्टर रिलीज होते हैं हार्ट से, सीएनपी है, एएनपी है, बीएनपी है, वो भी रिलीज नहीं होते जो कि नाइट्रियोरेसिस कॉज करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये मसला है। तो आपके पास ना एक्चुअली यहाँ पे जनरलाइज बॉडी का एडिमा होता है एनासार्का जिसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है बेसिकली वो कहता है कि जब आपके पास इतनी ज्यादा प्रोटीन्स निकल जाती है ना तो उसकी वजह से लिवर कंपनसेट करने की कोशिश करती है और लिवर क्या करती है, लिवर बहुत ज्यादा एलडीएल बनाती है, लाइपोप्रोटीन्स बनाती है। तो दूसरा ये भी हो सकता है कि या तो मैसिव प्रोटीन यूरिया की वजह से आपके पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट इनहिबिटर होता है इनकी सिनेसिस का वो चला जाए, या फिर एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट हो रही है सर्कुलेटिंग लिपिड पार्टिकल्स की, या पेरिफेरल ब्रेकडाउन लिपोप्रोटीन की इंपेयर हो जाए तो लिपिड हाइपरलिपिडीमिया भी हो जाता है एंड लिपिड यूरिया भी हो जाता है। लिपिड आपको यूरिन में भी मिलने लगता है, इतना ज्यादा यहाँ पे मसला आ जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट चीज होती है हाइपरकोएगुलेबिलिटी। हाइपरकोएगुलेबिलिटी की भी क्या क्या वजह होती है। एक तो वजह यहाँ पे ये होती है कि आप हम देखेंगे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रोटीन होती है जो कि इसमें ना कम हो जाती हैं। तो एक तो यहाँ पे जो प्रोटीन होती है 10% उसमें होती है एंटीथ्रोमिन 3। ठीक है, एंटीथ्रोमिन 3 जो है वो भी निकल रही होती है। एंटीथ्रोमिन अगर आपको याद हो ना तो ये एंटीथ्रोमिन होती है, यानी कि ये बेसिकली थ्रोम्बस फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रही होती है। तो एंटीथ्रोमिन 3 अगर निकल जाती है तो क्या होगा, हाइपरकोएगुलेबल स्टेट हो जाएगी। तो एक तो ये वजह होती है आपके पास हाइपरकोएगुलेबिलिटी की, एंटीथ्रोमिन 3 निकल जाती है। मैं साथ साथ ये भी प्रोटीन्स बतानी जो कि 10% अदर होती है जो कि निकल रही होती हैं। तो एंटीथ्रोमिन 3 निकलने की वजह से हाइपरकोएगुलेबिलिटी हो जाती है। इसके अलावा आपके पास ट्रांसफेरिन भी निकल जाती है, उसकी वजह से आपके पास नेफ्रोटिक को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। फिर होती है कोलिकैल्सिफेरॉल बाइंडिंग प्रोटीन, वो निकलने की वजह से क्या होता है कि आपका कोलिकैल्सिफेरॉल बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है वो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कर रही होती है तो आपके पास कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। फिर थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन वो भी निकल जाता है तो उसकी वजह से आपके पास हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। फिर सेलुलोप्लाज्मिन भी अगर निकल जाता है तो उसकी वजह से कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाती है। सिर्फ एक प्रोटीन होती है जो कि यहाँ पे बढ़ती है, दैट इज द फिब्रिनोजन। ठीक है, सिर्फ एक प्रोटीन आपके पास यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बढ़ती है, वो फिब्रिनोजन होती है। और यही आपके पास जो वजह है, एक तो फिब्रिनोजन के निकल की वजह से और एंटीथ्रोमिन 3 जो है उसकी यहाँ पे फिब्रिनोजन ज्यादा होने की वजह से, एंटीथ्रोमिन 3 जो है वो कम होने की वजह से, और दूसरा वो कहते हैं कि आपके पास प्रोटीन ऐसे प्रोटीन सी भी ऑल्टर हो जाती है उसकी वजह से हाइपरकोएगुलेबल स्टेट आ जाती है। तो दैट इज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। यह है प्रोटीन यूरिया सिलेक्टिव होता है क्योंकि 90% एल्बुमिन निकलती है लेकिन 10% अंदर प्रोटीन में निकलती है, उनकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन आती है। तो आपके पास यू हैव दी हाइपरलिपिडीमिया, एडिमा होता है, एनासार का जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा होता है, हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड यूरिया और हाइपरकोएगुलेबिलिटी। अब हम बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की।
कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो मैंने बताया था कि 10% अदर प्रोटीन में ना आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लॉस हो रही होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स लॉस की वजह से पर्सन को इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 1 जो इन्फेक्शन के ज़्यादा हो जाते हैं वो न्यूमोकोकस की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। अभी मैं नेफ्रोटिक का ही बता रही हूँ, उसकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। और सेकंड नंबर पे इकोलाई की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी तो ये मैं बताया हाइपोएल्बुमिनीमिया है, रिवर्स एल्बुमिन रेशियो है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी वही चीज़ें हैं। लिपिड आपको पता है कि हाइपरलिपिडीमिया होता है, पर वो कहते हैं कि एचडीएल कम हो जाता है, यानी कि हमारे लिए कोई चीज़ अच्छा नहीं होता। अच्छा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की आप कॉजेज भी देख लो। आप आगे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। उसमें जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है ना वो आपके पास मिनिमल चेंज डिजीज में मेम्ब्रेनस मिनिमल चेंज डिजीज मोस्ट कॉमन कॉज होती है चिल्ड्रंस में, और मेम्ब्रेनस जीएन या फिर आप कह सकते हैं फोकल सेगमेंटल वाली जो होती है ना, मतलब मेम्ब्रेनस डिफरेंट है लेकिन फोकल सेगमेंटल यहाँ पे बुक में ये लिखा हुआ है कि फोकल सेगमेंटल ज़्यादा कॉमन होती है एडल्ट्स में। तो मेम्ब्रेनस जीएन भी हो सकती है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव जीएन भी है, फोकल सेगमेंटल भी है, फोकल डिफ्यूज भी है, आईजी नेफ्रोपैथी। सिस्टमिक में आपका डायबिटीज एसिडिटी की वजह से होता है। सिस्टमिक इन्फेक्शन की बात करें तो आपके जो वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंडोकार्डिटिस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से भी आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत कॉमन है। कि एज फार एज नेफ्रेटिक सिंड्रोम इज कंसर्न, नेफ्रेटिक सिंड्रोम का जो हाईलाइट फीचर होता है ना वो होता है आपका हेमैटयूरिया, क्योंकि इसमें आपको ब्लड मिलता है। हेमैटयूरिया जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, वो ग्रॉस भी हो सकता है। माइक्रोस्कोपिक हेमैटयूरिया तब होता है जब आपको आरबीसी सिर्फ हो सकता है कि आपको वैसे जो यूरिन है वो रेड कलर का नजर आए, लेकिन आपको उसको माइक्रोस्कोपी में आरबीसी डिटेक्ट हो जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक होता है जब नजर आ रहा होता है। तो हेमैटयूरिया इसका हॉलमार्क फीचर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे इस प्रोटीन यूरिया बट माइल्ड प्रोटीन यूरिया, जो यानी कि वो आपकी जो नेफ्रोटिक रेंज होता है उससे कम होता है, सब नेफ्रोटिक रेंज में होता है, 3.5 से कम होता है। फिर हाइपरटेंशन यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर आपने रखना रेज होता है, जहाँ पे हाइपरटेंशन होती है वो नेफ्रेटिक सिंड्रोम होता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मैंने बताया था कि आपका जो प्रोटीन यूरिया होता है वो होता भी नॉन सिलेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी एडीमा होता है, लेकिन मैंने बताया था कि आपका जो एडीमा ऊपर होता है ना आपका नेफ्रोटिक में वो बहुत ज़्यादा पूरी जनरलाइज बॉडी का होता है। यहाँ पे जो एडीमा होता है वो आपको सिर्फ यूजुअली फेस पे एडीमा होता है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा पूरा फेस जो है वो सेलो ही होती है, स्पेशली पेरिऑर्बिटल एडीमा होता है, फिर आपके पास पूरे दिन में वो ठीक हो जाता है, रात को बंदा सोते सुबह उठते दोबारा वैसे ही होता है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ओलिगोयूरिया, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं कि बेसिकली वो ओलिगोयूरिया को ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एडीमा को। ओलिगोयूरिया तब आपका होता है जब लेस देन 400 ml पर डे यूरिन एक्सक्रीट होता है तो उसको हम ओलिगोयूरिया कहते हैं। अगर लेस देन 50 ml पर डे नॉर्मली जो यूरिन एक्सक्रीट होता है वो होता है 1 to 1.5 लीटर, ठीक है। अगर आपके पास लेस देन 4 हो रहा है तो वो ओलिगोयूरिया, लेस देन 50 तो दैट इज एनीयूरिया। तो ओलिगोयूरिया की वजह से जब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंस रिलीज नहीं होते बॉडी में तब कहा जाता है कि ये हो रहा है, ठीक है। और जो हाइपरटेंशन बेसिकली हो रही होती है ना वो भी आपकी फ्लूइड रिटेंशन की वजह से ही हो रही है। तो हाइपरटेंशन भी फ्लूइड रिटेंशन की वजह से हो रही है, आपके पास यहाँ पे एडिमा भी इस वजह से हो रहा है। और इसके अलावा आपके पास जो फीचर्स होते हैं वो सारे एजोटीमिया के फीचर्स आपके पास आते हैं। तो हेमैटयूरिया, प्रोटीन यूरिया, माइल्ड सा हाइपरटेंशन और आपका एडिमा और आपके पास ओलिगोयूरिया और एजोटीमिया यहाँ पे होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी भी हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपके पास जो होता है ना आपका एपीजीएन, ठीक है, अक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसको हम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल भी कहते हैं। आरपीजीएन में भी आपका नेफ्रेटिक ही होता है। जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव है उसमें दोनों हो रहा है। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव में भी आपके पास यानी कि दोनों हो रहा है, और फोकल एंड डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव में भी आपको दोनों हो रहा है। और आईजी नेफ्रोपैथी में मेनली आपका नेफ्रेटिक सिंड्रोम होता है। फिर सिस्टमिक में एसएलई, पॉलीआर्टेरियल नोडोजा, वेगनस ग्रामेटोसिस और एचएन पर्प्यूरा और क्रायोफिब्रिनिया में होता है। यहाँ पे इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। आपका जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम है आपको पता है उसमें प्रोटीन यूरिया कम होता है, इसमें ज्यादा होता है। हाइपोएल्बुमिनीमिया आपके पास किस में होगा, नेफ्रोटिक में होगा। एडिमा किस में होगा, दोनों में होगा, बट यहाँ पे माइल्ड होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। मैकेनिज्म ऑफ एडिमा आपको बताना चाहिए। यहाँ पे तो सोडियम वाटर इंटेंसिटी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मैकेनिज्म है, ऑन्कोलिक प्रेशर कम हो जाता है। हेमैटयूरिया नेफ्रेटिक में है, उसमें नहीं है। हाइपरटेंशन भी नेफ्रेटिक में है। हाइपरलिपिडीमिया, लिपिडयूरिया और ओलिगोयूरिया सारे नेफ्रोटिक में, और हाइपरकोएगुलेबिलिटी आपकी नेफ्रोटिक में है। ओके, सो लेट्स सी दिस डायग्राम। इस डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे ना ग्लोमेरुलस को कट करके इस सेक्शन से फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ से कट करके कॉर्नल सेक्शन इस तरह से करके दिखाया गया है। आपको नजर आ रहे हैं ये जो आपको नजर आ रही है डिफरेंट, ये बेसिकली आपको यहाँ पे एंडोथेलियल स्पेसेस नजर आ रही है, ठीक है। ये सारी एंडोथेलियल स्पेसेस हैं और ये बीच में आपको मेसेंजियल सेल्स नजर आ रहे हैं जो कि सपोर्टिंग सेल्स, और ये जो बाहर नजर आ रही है दिस इज द पैरेक्टल एपिथेलियम। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एंडोथेलियल स्पेस को फोकस करूँ तो ये तो आपको ऑरेंज से नजर आ रहा है, दिस इज द फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम। ये जो आपको पिंक से नजर आ रही है ये बेस में मेम्ब्रेन है, और ये बाहर से नजर आ रहे हैं ये पोडोसाइट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये आपके मेसेंजियल सेल्स हैं, और ये जो आपको नजर आ रही है पैरेक्टल एपिथेलियम। तो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस जो कि आपको नजर आ रहा है। मैंने आपको जीबीएम का बता दिया था कि आपकी एंडोथेलियम होती है, बेस मेम्ब्रेन होती है, फिर आपके पास यहाँ पे ये प्रोटीन्स होती हैं। बेसिकली आपके पास जो दो पोडोसाइट के दरमियान एक एरिया होता है ना, यहाँ पे यू हैव द नेफ्रिन मॉलिक्यूल जो कि एडजेसेंट फुट प्रेसेस के दरमियान होती है, ये स्लिट डायफ्राम बनाती है जो कि 20 to 30 नैनोमीटर का होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये भी आप यहाँ पे देख लो कि बेसिकली यहाँ से जो भी पार्टिकल्स पास करते हैं ना वो यही जगह डिसाइड करती है, क्योंकि यहाँ पे नेफ्रिन और पोडोसिन दो प्रोटीन्स होती हैं जो कि फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द किडनी को मेंटेन करती हैं। और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तभी ये होता है, क्योंकि यूजुअली लोगों में हेरिडिटरी जो प्रॉब्लम आती है, हेरिडिटरी प्रोटीनिडिया होता है, तो इन्हीं सब्सटेंसेस के ना होने की वजह से, इनमें म्यूटेशन होने की वजह से होता है। जो पार्टिकल पास करता है उसका साइज, उसका चार्ज, उसका जो है वो शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज आपके पास यूजुअली वही पार्टिकल पास कर सकते हैं जो कि आपका हमने बताया था ना कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर चार्ज इनका यहाँ पे 70,000 किलो डाल्टन से ज्यादा होता है। नॉर्मली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सिस्टम इज हाईली परमेबल टू वाटर, मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट कंप्लीटली इम्परमेबल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ साइज ऑफ 70,000 किलो डाल्टन, जो कि आपको एल्बुमिन तक का होता है। अच्छा, बेसिकली अब हम जब डिजीज की बात करने लगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में बेसिकली हम यहाँ पे जो आपको ये ट्राइड का यूनिट नजर आता है ना, इसकी इंजरी होती है।
और इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू इन्फ्लेमेशन होती है। या तो आपकी बी सेल इम्यूनिटी काम करती है, या तो आपकी सी मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है, या फिर आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है जो कि इसको किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रॉय करती हैं। अब हमने क्या पढ़ा कि यू हैव दी फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स। अच्छा, एक और चीज़, जब आपके पास यहाँ पे इंजरी होती है तो मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होती है। इम्यून कॉम्प्लेक्स आपके पास ये भी हो सकते हैं, सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और आपके इन सीटू इम्यून कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। दो तरह के होते हैं कि सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स, यू हैव इन सीटू इम्यून कॉम्प्लेक्स। सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि आपकी सर्कुलेशन में वो इम्यून कॉम्प्लेक्स बने और वो फिर यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गए। उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, मैकेनिकली हमारे पास ऐसी टेक्निक्स नहीं है। इन सीटू जो होते हैं वो तो होती है भी डिपॉजिट होते हैं। अब इन सीटू दो तरह के हो सकते हैं, या तो बाहर से कोई एंटीजन आया है और वो यहाँ पे प्लांट हुआ है आपके पास जीबीएम के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर, एंडोथेलियम पे, एपिथेलियम पे, बेस मेम्ब्रेन पे प्लांट हुआ है, और दूसरा आपके पास होता है फिक्स एंटीजन जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल में प्लांट की बताती हूँ, जैसे आप हम देखेंगे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में आपका जो ग्रुप ए बीटा हेमोरेजिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है उसका कोई ना कोई एंटीजन विच कैन बी स्ट्रेप्टोकोकल एंडोटॉक्सिन या स्ट्रेप्टोकोकल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। आपके पास दो तरह के एंटीजन होते हैं, या तो वो प्लांट होता है तो उसके खिलाफ यहाँ पे एंटीबॉडी आके लग जाती है, या फिर फिक्स जैसे कि आपके पास जीबीएम एंटी जीबीएम डिजीज में कोलेजन टाइप 4 होती है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी होती है और यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली डिफरेंट जगह पे आपकी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं। कुछ होते हैं जो कि आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन और आपकी एंडोथेलियल के दरमियान डिपॉजिट होते हैं, वो सब एंडोथेलियल होते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ। कुछ होते हैं जो कि बेस मेम्ब्रेन और पोडोसाइट्स के दरमियान होते हैं, उनको हम सब एपिथेलियल कहते हैं, और कुछ आपके होते हैं जो कि बेस मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं, उनको हम एपीन्यूक्लियर या इंट्रा न्यूक्लियर भी कहते हैं। अच्छा, ये आपको पता है फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स हो गए 100 नैनोमीटर। जीबीएम होती है, जीबीएम का मैंने बताया था लेमिना रेरा, लेमिना इंटरना, एक्सटर्ना, डेंसा। इसके अंदर आपके पास लेमिनिन, फाइब्रोनेक्टिन, प्रोटियोग्लाइकन है। पोडोसाइट्स आपके होते हैं उसमें इसलिए डायफ्राम और मेसेंजियल सेल्स। अब मैं आपको जरा दिखाती हूँ कि लोकेशन क्या क्या हो सकती है। लोकेशन ऑफ द सेल्स फॉर एग्जांपल ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जो आपके यहाँ पे यही वाली डायग्राम है, आपको नजर आ रहा है कि जो एंडोथेलियल डिपॉजिट है वो कहाँ पे है, बेस मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम के दरमियान। तो ये सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स है, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे आप देखो कि आपको बेस मेम्ब्रेन के अंदर नजर आ रहे हैं, तो ये इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स बन गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम आगे देखते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट तरीके के डिपॉजिट्स बनते हैं। और अब यहाँ पे इसी डायग्राम में हम देखते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो अगर डिपॉजिट आपके एपिथेलियम के नीचे है, पोडोसाइट के नीचे, तो ये सब एपिथेलियल है। अगर आपके पास इस वाली जगह पे है तो ये ऑलमोस्ट बेस मेम्ब्रेन में आ रहे हैं, तो ये इंट्रा मेम्ब्रेनस है। और कुछ आपके मेसेंजियल डिपॉजिट्स भी होते हैं जो मेसेंजियम में बन जाते हैं, और कुछ आपके देखो एंडोथेलियम और उसके दरमियान, तो ये सब एंडोथेलियल डिपॉजिट है। एक और डायग्राम आपको दिखा देते हैं, इसमें भी आपको सारे नजर आ रहे हैं। दीस आर द मेसेंजियल डिपॉजिट्स, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जो बिल्कुल पोडोसाइट्स के नीचे वो सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स है। यहाँ पे जो आपके एंडोथेलियम के नीचे बने वो सब एंडोथेलियल डिपॉजिट है। तो इस तरह से आपके डिफरेंट तरह के डिपॉजिट्स बनते हैं जो कि डिफरेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में बनते हैं। अच्छा, जितने भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर हम उनके पैथोजेनेसिस की बात करें ना, तो उसकी दो बेसिस हो सकती हैं। मेजरली ये इनकी इम्यून पैथोजेनेसिस होती है, और बाकी कुछ होते हैं जिनके नॉन इम्यून भी होती है। नॉन इम्यून में बेसिकली आपके दो होते हैं, आपका या तो पोडोसाइट लॉस है या नेफ्रॉन लॉस है। अच्छा, इम्यून मैकेनिज्म में 3 तरह की इम्यूनिटी आपको पता होती है। एक आपकी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। एक आपकी जो है वो सेल मीडिएटेड होती है, और एक आपकी कॉम्प्लीमेंट की वजह से होती है, या उसको हम यहाँ पे ऑल्टरनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट या फिर जो ऑल्टरनेटिव पाथवे की वजह से होती है ना, वो होती है। और जो एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, बेसिकली आपके पास दो तरह के एंटीबॉडी डिपॉजिट बनते हैं ना। या तो ये हो जाता है कि डेपोजिशन हो जाती है सर्कुलेटिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस की ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन पे या मेसेंजियम पे, या फिर एंटीबॉडी जो होती है वो किसी भी इन सीटू विद इन द ग्लोमेरुलस के साथ किसी भी उसके साथ रिएक्ट करती है, और इन सीटू जो है वो फिक्स हो सकता है या फिर वो आपका नहीं हो सकता, ठीक है। तो या तो आपके पास सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जिसमें आपके पास सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बने और वो जाके एंटीबॉडी पे डिपॉजिट हो गए, या आपके इन सीटू कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। और वो जो इन सीटू कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो किसी फिक्स एंटीजन पे बनते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इन दी रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जो आपकी टाइप 1 होती है, जिसमें GBM 1 होती है, उसमें आपको पता है जिसको गुड पैचुरी डिजीज भी कहते हैं, उसमें आपका फिक्स होता है टाइप 4 कोलेजन। और आपके पास ये प्लांटेड भी हो सकता है, जैसे कि आपको पता है कि इन दी APGN अक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वो उसके दरमियान बनती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या हो सकता है कि आपके पास यूजुअली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से जो डैमेज होता है, जैसे कि आगे आप देखोगे जिसमें आपके CD4 और CD8 सेल्स जो है वो होते हैं, जिसमें आपके पास दोबारा से जो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसका जो टाइप 3 होता है, ठीक है, उसमें आपके पास इस तरीके से होता है। सेल मेड इम्यूनिटी में आपका एक और है जो आपका मिनिमल चेंज डिजीज है। मिनिमल चेंज डिजीज में भी बेसिकली आपकी सेल मेड इम्यूनिटी होती है। फिर आपके कुछ होते हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट या ऑल्टरनेट पाथवे इन्वॉल्व होता है। इसमें जो बिल्कुल आपके पास कॉम्प्लीमेंट में थे ना, उसमें एक दो होते हैं। एक तो आपका होता है वो डेंस डिपॉजिट डिजीज, ठीक है। डेंस डिपॉजिट डिजीज में भी आपके सिर्फ कॉम्प्लीमेंट इन्वॉल्व होता है। उसमें क्या होता है कि आपका कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है, या तो C5a आता है और वो कहता है कि वो न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट करता है, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आते हैं तो वहाँ पे प्रोटीज रिलीज करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती है, अरैक्नोइड आते हैं जो प्रोटीज होते हैं वो डिग्रेड करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी आके पोडोसाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज कर देते हैं पूरी किडनी को। और जो आपके बाकी चीज़ें होती हैं जैसे कि आपका अरेक्नोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स होते हैं वो आपके GFR को रिड्यूस कर देते हैं, और इसके अलावा कभी कभी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है C5 to C7 सारा का सारा ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये हो सकता है। और दूसरा आपके पास यहाँ पे था C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अच्छा, नॉन इम्यून में जैसे कि मैंने बताया कि दो चीज़ें हैं, या तो आपका नेफ्रॉन लॉस होता है या पोडोसाइट इंजरी होती है, ठीक है। तो पोडोसाइट इंजरी में
में ये होता है कि एंडोपोडीज की वजह से या टॉक्सिन्स की वजह से, सर्टेन साइटोकाइन्स की वजह से या फिर जर्मलाइन म्यूटेशन की वजह से नेफ्रिन में या पोडोसिन में आपके पास या तो फूड प्रोसेस की इफेसमेंट हो जाती है या वैक्यूलाइजेशन हो जाती है या फिर आपके पास वो डिटैच हो जाते हैं उनकी जीबीएम से और फिर नेफ्रॉन लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा ओके तो यही मैंने बताया कि सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, उसमें यूजुअली जो मोस्ट कॉमन होता है ना वो ल्यूपस नेफ्राइटिस या हम्प नेफ्राइटिस या फिर आपका एक्स्ट्रा कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। एंडोजेनस एंटीजन हो सकता है जैसे एसएलई में होता है, ठीक है, या फिर आपके एक्सोजेनस हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोका है, वायरल में हेपेटाइटिस है, पैरासिटिक में आपका प्लाज्मोडियम मलेरी है, इसके अलावा आपका स्पाइरोकीटोमा ट्रेपनीमा बर्डम आ जाता है, ठीक है, ये वाले एंटीजन हो सकते हैं। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ये भी हो सकता है कि आपकी जो एंटीजन होते हैं ना वो मॉर्फोलॉजिकली आपको पता है जब आपके पास एंटीजन आके डिपॉजिट होते हैं तो वहाँ पे ल्यूकोसाइल इन्फिल्ट्रेशन होती है। ल्यूकोसाइल इन्फिल्ट्रेशन होती है तो बेसिकली आपके मेसेंजर और जो पैराइटल एपिथेलियल सेल्स है वो वहाँ पे प्रोलिफरेट करते हैं, ठीक है। और आपकी वो मैंने लोकेशन तो बता दी कि सब एंडोथेलियल डिपॉजिट होते हैं, मेसेंजर में बनते हैं, एंडोथेलियम में जाके ये सारी चीज़ें होती है। बेसिकली ये तो मैंने सारा कुछ बता दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि लंबी बम्पी बेसिकली डिपॉजिट अगर आपकी बेस मेम्ब्रेन पे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल कि आपकी बेस मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल मैं आपको चलो दिखा देती हूँ, ये आपके फूड प्रोसेसेस है, ठीक है ना, इस तरह से फूड प्रोसेसेस होते हैं और ये आपकी बेस मेम्ब्रेन और यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स है, ठीक है, ये आपके एंडोथेलियल सेल्स। अगर जो आपके पास डिपॉजिट होते हैं वो बेस मेम्ब्रेन में बनते हैं तो वो क्या होंगे, वो लीनियर डिपॉजिट होंगे क्योंकि वो एक ही पैटर्न में बने हैं। लेकिन अगर वही डिपॉजिट आपके यहाँ पे बनते हैं ना कभी कभी पोडोसाइट्स में, तो वो कहीं पे ज़्यादा बनते हैं, कहीं पे कम बनते हैं, कहीं पे कुछ होते हैं, कहीं पे कुछ होते हैं, तो उनको यहाँ पे लंपी बम्पी ग्रम्पी हम्पी और ग्रैनुलर डिपॉजिट्स कहते हैं। तो ये आपके लीनियर डिपॉजिट्स हैं और ये ग्रैनुलर डिपॉजिट्स होते हैं। अच्छा अब हम जो इन सीटो कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, मैंने बताया ना कि दो तरह के एंटीजन हो सकते हैं, फिक्स्ड होते हैं और आपके पास आउटसाइड से होते हैं। तो आपके पास फिक्स तो मैंने बता दिया जैसे टाइप 4 कोलेजन है, और इसके अलावा देखो कि जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है उसमें फॉर एग्जांपल आपकी जो पोडोसाइट्स के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन 330 होती है वो आपकी फिक्स एंटीजन है। पर जो आपके पास बाहर से आते हैं उसमें क्या हो सकता है, प्लांटेड एंटीजन में जैसे न्यूक्लियोसोमल कॉम्प्लेक्सेस हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द अपोप्टोटिक सेल्स इन द एसएलई, या फिर आपके जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोका के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आपका एंडोस्ट्रेप्टोसिन है और इसके अलावा आपका और भी कुछ प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना, एंडोस्ट्रेप्टोसिन। सिमिलरली आपके पास जो लार्ज प्रोटीन एग्रीगेट्स तो ये आपके प्लांट होते हैं यहाँ पे डिपॉजिट्स, तो ये भी डिपॉजिट हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो दो तरह के डिजीज होते हैं। प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज वो डिजीजेस होते हैं जो कि आपके ना क्या कहते हैं प्राइमरली किडनी में ही होते हैं, जिसमें यहाँ पे तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, ये मुझे अच्छे लगे ज़्यादा, ठीक है। आपके पास सबसे पहले हैव द पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसको एक्यूट प्रोलिफरेटिव भी कहते हैं। देन यू हैव द रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मिनिमल चेंज डिजीज, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव डिजीज, फोकल एंड डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फोकल एंड सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आईजी नेफ्रोपैथी एंड क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा डेंस डिपॉजिट डिजीज और C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी लिखा है, तो आपको इन 11 के नाम आने चाहिए। क्या नाम है, यू हैव द एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये सारे प्राइमरी डिजीजेस हैं यानी कि जो प्राइमरली किडनी में ही होते हैं। देन यू हैव द रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अच्छा उसके अलावा मिनिमल चेंज डिजीज, फिर यू हैव द मेम्ब्रेनो, एक तो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और एक आपका है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फिर आपका फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है और फोकल एंड डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस भी आ जाता है। इसके अलावा आपका रह जाएगा IgA नेफ्रोपैथी, इन सब में ना IgG डिपॉजिट होते हैं, सिर्फ इसमें आपका IgA नेफ्रोपैथी में IgA डिपॉजिट होता है। इसके अलावा आपका क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी होता है और जो बुक में एक्स्ट्रा जिक्र है उसमें आपका डेंस डिपॉजिट डिजीज है और डेंस डिपॉजिट डिजीज के साथ आपका जो C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जिन दोनों में आपके पास कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है। सेकेंडरली आपके पास ल्यूपस की वजह से हो सकता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, अमाइलोइडोसिस जो कि मल्टीपल माइलोमा को सेकेंडरी हो गई है, गुड पास्चर सिंड्रोम, माइक्रोस्कोपिक पोलियंगाइटिस, इसमें एंका आपके बनते हैं, ग्रेनुलोमेटोसिस पोलियंगाइटिस में भी एंका होते हैं, एचएन परप्यूरा, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस और थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी, इसमें भी आपके एंका होते हैं। हेरिडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्पोर्ट सिंड्रोम, फेब्री डिजीज और इसके अलावा जिनमें पोडोसाइट्स लाइक डायफ्राम में यहाँ पे प्रोटीन म्यूटेशन होती है जिसमें प्रोबेबली इसको थिन मेम्ब्रेन डिजीज कहते हैं या फिर नेल पटेला सिंड्रोम, ये चार होते हैं। आपका एल्पोर्ट है, फेब्री डिजीज है, थिन मेम्ब्रेन डिजीज है, नेल पटेला सिंड्रोम। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यहाँ पे जो लिखी हुई है जो कि मिनिमल चेंज डिजीज है। रिमेंबर दिस थिंग कि मैंने नेफ्रोटिक और नेफ्रोटिक का आपको पहले ही बता दिया, फिर मैंने ये भी बता दिया कि कौन से ऐसे डिजीजेस हैं जिनमें नेफ्रोटिक होता है, नेफ्रोटिक होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो ओवरऑल डिजीज है, अच्छा ये तो मैं भूल गई, इसको हमको ब्राइट डिजीज भी कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को, ठीक है। अच्छा ओवरऑल आपने अगर हम देखें तो मिनिमल चेंज डिजीज जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक यानी कि इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज कराता है। मोस्ट कॉमन कॉज होती है बच्चों में, ठीक है, आपके जो 1 से 7 साल के बच्चे होते हैं। तो बिनाइन डिसऑर्डर है क्योंकि बेसिकली इसको मिनिमल चेंज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोपी जब आप करते हो आपने चीज़ रखनी है कि जब हम किडनी का बायोप्सी लेंगे तो उसकी हम लाइट माइक्रोस्कोपी भी करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी करेंगे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी करेंगे। लाइट माइक्रोस्कोपी पे और इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे आपको यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे यू कैन सी द डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ द पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है क्योंकि आपको एक यही इसकी माइक्रोस्कोपी आनी चाहिए और इसी की बेस पे आप डायग्नोसिस कर लेते हो अपना, ठीक है। डिफ्यूज इफेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास पोडोसाइट्स नॉर्मली आपको पता है ना, मैंने दिखाया कि नॉर्मली पोडोसाइट इस तरीके से होते हैं, लेकिन अगर वो क्या हो जाए वो बिल्कुल फ्लैट से पोडोसाइट हो जाए, ठीक है, पोडोसाइट भी बिल्कुल फ्लैट हो जाए, ये बेस में मैंने ऊपर एंडोथेलियल सेल पढ़े हैं, लेकिन अगर पोडोसाइट भी फ्लैट हो जाते हैं और उनके जो फूड प्रोसेसेस होते हैं वो इस तरीके से बिल्कुल लॉस हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं लॉस ऑफ फूड प्रोसेसेस, या आपके पास उसको हम कहते हैं फूड प्रोसेस का लॉस हो जाता है या फिर उनकी डिफ्यूज इफेसमेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इसके और भी नाम है, इसको हम लिपोइड नेफ्रोसिस भी कहते हैं क्योंकि आगे हम देखेंगे बेसिकली यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल कॉर्नियल ट्यूब्यूल के जो सेल्स होते हैं वो हेवीली लेडन हो जाते हैं प्रोटीन से, तो उनको हम लिपोइड नेफ्रोसिस भी कहते हैं। इसको हम फूड प्रोसेस डिजीज भी
कहते हैं निल डिपॉजिट डिजीज, कोई डिपॉजिट भी नहीं बनते क्योंकि इसमें ऑटोइम्यून यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस नहीं बन रहे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है। अच्छा, पैथोजेनेसिस यही होती है कि हमें इसका नहीं पता, कोई ना कोई ऐसी सर्कुलेटिंग प्रोटीन है जिसकी वजह से आपके पास फोटोसेल इंजरी होती है, बट सेल में इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है। पैथोजेनेसिस में ये होता है कि लाइट माइक्रोस्कोपी में आपको कोई भी चेंज नहीं मिलता। लाइट माइक्रोस्कोपी इज जस्ट लाइक द नॉर्मल ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो पीसीटी के साथ होते हैं दे बिकम हेवीली लेडन विद द प्रोटीन एंड लिपिड डिपॉजिट। ठीक है, जिस वजह से हम कहते हैं कि लिपोइड नेफ्रोसिस होती है, यहाँ पे डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ द पोरोसेरियल फुट प्रोसेस यहाँ पे हो जाती है। अब देखो ऐसे तो नहीं ना होता है आपके पोरोसेरियल फुट प्रोसेस, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते, तो ये बिल्कुल फ्लैटन हो जाते हैं पोरोसेरियल, उनको यहाँ पे और यहाँ पे आपको कोई डिपॉजिट भी नहीं नजर आ रहा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी आपको इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, देयर आर नो डिपॉजिट एंड देयर इज इफेसमेंट ऑफ द फुट प्रोसेसेस। ठीक है, तो यही आपके पास होती है। और बेसिकली वो कहते हैं कि ये ऑब्वियसली नेफ्रोटिक सिंड्रोम के इसमें सिम्टम्स आते हैं, यानी कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिया होगा, इम्यूनिटी बहुत कम होगी, हाइपरकोagulability होगी, लिपिड यूरिया होगा, लिपिडीमिया होगा, ठीक है, एडिमा होगा। और फिर मैं कहता है कि इसकी प्रोग्नोसिस लेकिन बहुत अच्छी होती है। आप स्टीरॉयड थेरेपी दोगे तो बच्चे बहुत अच्छा जो है वो इसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। ठीक है, ना लाइट माइक्रोस्कोपी पे कुछ है और ना ही इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे कुछ है। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी में आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन या फिर फ्यूजन ऑफ द फुट प्रोसेसेस मिलते हैं। अब हम पहले बात कर लेते हैं अक्यूट पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, या जिसको हम यहाँ पे जो है ना वो उसको पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। बेसिकली पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है ना, उसमें होता क्या है कि किसी भी बंदे को फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्रुप ए बीटा हेमोरेजिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से, या फिर यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, जब आपके पास कोई भी इन्फेक्शन होता है, जैसे यहाँ पे तो मीजल और मम्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी का भी जिक्र किया गया, लेकिन किसी भी इन्फेक्शन के बाद मोस्ट कॉमन ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ही होता है। हम स्ट्रेप्टोकोकल एग्जांपल लेते हैं, किसी को बंदे को ग्रुप ए बीटा हेमोरेजिक स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद उसको फेरिंगाइटिस हुआ, या स्किन इन्फेक्शन हुआ, या टॉन्सिलाइटिस हुआ, वहां से वो इन्फेक्शन जो है वो ब्लड में चला गया, ब्लड से वो जाके किडनी में उनकी विजुअल पोरोसाइट में जाके ये डिपॉजिट हो जाता है, प्लांट हो जाता है, और वहां पे फिर एंटीबॉडी इसके खिलाफ बनती है, जो कि इन सीटू आके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। और सब एपिथेलियल जब आपको डिपॉजिट नजर आता है, फिर वहां पे आपको पता है कि वो सारे वो लोकोसेल इन्फिल्ट्रेशन होती है, वहाँ पे आपके कॉम्प्लीमेंट वगैरह एक्टिवेट होते हैं, जहाँ पे उसको डैमेज कॉज आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी पैथोजेनेसिस हो जाती है, जो कि हमने बता चुका होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज के सिम्टम होते हैं ना, कि आपको हाइपो कॉम्प्लीमेंटीमिया मिलता है, वो सारी चीज़ होती है। आईजीजी आपको ग्रैनुलर डिपॉजिट मिलेंगे इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि जो स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं उसमें जगह आपको स्ट्रेप्टोकोकल एक्सोटॉक्सिन बी, और दूसरा आपको यहाँ पे होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, वो भी स्ट्रेप्टोकोकल मिलता है। अब इसके अगर हम लाइट माइक्रोस्कोपी की बात करेंगे, तो इसमें पहले आप ग्रॉस की बात कर लो। ग्रॉस में आपको यहाँ पे फ्ली बिटन अपीयरेंस नजर आती है। फ्ली बिटन अपीयरेंस बेसिकली जहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन हुई होती है, वहाँ पे आपको सर्फेस पे आपको यहाँ पे रेड के डॉट्स नजर आते हैं। फ्ली बिटन अपीयरेंस जो है वो किडनी की ग्रॉस होती है। अब हम लाइट माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं, तो ग्रॉस मैंने बता दिया कि सिमेट्रिकली एक तो किडनी इनलार्ज हुई होती है, और उसकी फ्ली बिटन अपीयरेंस होती है। इसका जो साइज होता है वो 1.5 to 2 वेट द नॉर्मल होता है। लाइट माइक्रोस्कोपी में आप ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल्स और रीनल वास्कुलेचर को देखोगे, तो ग्लोमेरुलर जो होते हैं वो इनलार्ज होते हैं और हाइपरसेलुलर होते हैं। क्यों? वहाँ पे क्योंकि मेसेंजर सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है, एंडोथेलियल की प्रोलिफरेशन होती है, और ल्यूकोसाइट की भी इन्फिल्ट्रेशन होती है। द प्रोलिफरेशन एंड द ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन आर टिपिकली डिफ्यूज, दैट इज व्हाई ऑल लोब्स ऑफ द ग्लोमेरुला एनरोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि हाइपर, एक तो यहाँ पे सेल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि आपके पास एपिथेलियल सेल्स की और एंडोथेलियल सेल, मेसेंजर सेल्स की ना सिर्फ प्रोलिफरेशन हुई है, बट उनका साइज भी बड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलाजमेंट मिलती है। अब यहाँ पे देखो, यू कैन सी कि आपको कितने ज़्यादा यहाँ पे प्रोलिफरेटिव मेसेंजर सेल्स नजर आ रहे हैं, हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलर नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है ल्यूकोसाइट्स नजर आ रहे हैं, एक्यूट एपिथेलियल इंजरी हमें नजर आ रही है। तो सेलुलरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा सेलुलरिटी नजर आ रही है ये। अब यहाँ पे आप देखो, ये नॉर्मली आपके पास नॉर्मल ऐसा होता है, अब देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा हाइपर सेलुलर हो गया, तो हाइपर सेलुलरिटी नजर आ रही है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो एपिजेनियो, दैट इज हाइपर सेलुलरिटी। इंटरस्टिशियल में आपको एडिमा और ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन मिलती है। वेसल्स में सेल्डम एनी चेंज, और ट्यूब्यूल्स में नॉट वेरी स्ट्राइकिंग, और यहाँ पे थोड़े बहुत हाइलाइन डिपॉजिट होते हैं, और रेड सेल कास्ट आपको ल्यूमिना में मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है, जहाँ पे आपको हम्पी बम्पी सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स मिलते हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन सी, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एपिथेलियम के नीचे, ये देखो, दीज आर द डिपॉजिट, दिस इज द डिपॉजिट, दिस इज द हम्पी बम्पी, ये भी आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। यहाँ पे हाइपर सेलुलरिटी नजर आ रही है, वहाँ पे आपको हम्पी बम्पी सब एपिथेलियल डिपॉजिट नजर आ रहे हैं। ठीक है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे आपको जब आप क्या करते हो, तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे आपको क्या नजर आता है कि आपको बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि आपके जो कॉम्प्लेक्सेस है उसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या है। तो उसमें आपके जो एंटीजन होता है वो आईजीजी होता है, और साथ C3 एंटीजन जो होता है वो आपका वही मैंने बताया कि आपका या तो स्ट्रेप्टोकोकल एक्सोटॉक्सिन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस का कोई कंपोनेंट होता है, और जो एंटीबॉडी होती है वो आईजीजी होती है, साथ C3 भी आपके प्रेजेंट होता है। यहाँ आप देखो, यहाँ पे आपको सब एपिथेलियल डिपॉजिट नजर आ रहे हैं, दीज आर द सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है हाइपरसेलुलरिटी, और जब आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हो तभी आपको नजर आ रही है कि आपको कितने ज़्यादा सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, क्योंकि आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे इनकी लोकेशन भी पता चल जाती है, मतलब आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे पता चलती है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे आपको पता चलती है कि कॉम्पोजिशन क्या है। तो सब एपिथेलियल यहाँ पे हम्स होते हैं, और ग्रैनुलर यहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रॉस में आपको फ्ली बिटन अपीयरेंस, लाइट माइक्रोस्कोपी में इंक्रीज सेलुलरिटी, हाइपरसेलुलरिटी, प्रोलिफरेशन, इंक्रीज इन साइज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यू कैन सी सब एपिथेलियल लम्प, हम्पी ग्रम्पी ग्रैनुलर डिपॉजिट्स, और आपके पास जो नजर आते हैं उसमें एंटीजन ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है, और एंटीबॉडी आईजीजी और कॉम्प्लीमेंट C3 है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रैपिडली प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। अब ये जो आपका आरपीजीएन होता है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। टाइप 1 जो होता है ना, वो इसमें क्या होता है कि आपके पास बेसिकली एंटी जीबीएम एंटीबॉडी बनती है। जो एंटीबॉडी बनती है वो आपकी फिक्स एंटीजन जो कि ग्लोमेरुलर बेस में मेम्ब्रेन के अंदर जो कोलेजन टाइप 4 होता है उसकी अल्फा 3 चेन का नॉन कोलेजनस 1 कॉम्पोनेंट NC1 कॉम्पोनेंट ऑफ द अल्फा 3 चेन ऑफ द कोलेजन टाइप 4 इन दी ग्लोमेरुलर बेस मेम्ब्रेन, जो कि एक फिक्स एंटीजन है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, तो उसको हम एंटी जीबीएम एंटीबॉडी भी कहते हैं डिजीज को। और अच्छा, अभी मैं बताती हूँ रैपिडली प्रोलिफरेटिव को रैपिडली प्रोलिफरेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो डिजीज है बहुत जल्दी विद इन डेज टू वीक्स ये अक्यूट किडनी फेलियर कॉज करते हैं। उसका जो हॉलमार्क होता है जो डिफरेंशिएट करता है उसको यहाँ पे एपीजीएन से, दैट इज द क्रेसेंट फॉर्मेशन। ठीक है, क्रेसेंट में आपको मैं बताऊंगी इसमें पैराइटल एपिथेलियल सेल्स, फिब्रिन और मैक्रोफेजेस होते हैं। टाइप 2 जो होती है वो आपकी पोस्ट इन्फेक्शियस, बिल्कुल ऑलमोस्ट एपीजेन जैसी ही होती है, पोस्ट इन्फेक्शियस होती है। इसमें भी आपका प्लांटेड एंटीजन होता है जिसके खिलाफ ये बन जाती है। जो टाइप 3 होती है इसमें आपका पॉस इम्यून होता है, वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि आपका इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जैसे मिनिमल चेंज डिजीज में होता है। यहाँ पे भी आपकी सेलुलर इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है और वो टाइप 3 जो है उसको कॉज कराती है। ठीक है, तो ये हमने बताया था कि आपका जो रैपिडली प्रोलिफरेटिव होता है वो इस तरीके का होता है। यहाँ पे बेसिकली बहुत जल्दी रीनल फेलियर होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, जो आपका था ना फर्स्ट टाइप, ठीक है, जो टाइप 1 होती है उसमें आपके पास मैंने कहा था कि डिपॉजिट जो होते हैं वो आपके आईजीजी के डिपॉजिट होते हैं आपके पास वहीं पे उसमें C3 में, और आपके पास यहाँ पे लीनियर डिपॉजिट बनता है क्योंकि डिपॉजिट आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन में बनेंगे। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिपॉजिट बनते हैं ना, तो आपको पता है कि मैंने पहले भी बता दिया कि यहाँ पे वो लीनियर डिपॉजिट बनेंगे, और इसमें क्योंकि आपके पास यही बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलेजन जो होता है वो आपके लंग्स में भी होते हैं, तो पल्मोनरी हेमरेजेस भी होंगे। तो कोई ऐसा पेशेंट आएगा जिसमें आपके पास पल्मोनरी हेमरेज भी है और साथ आपके जो है ना वो रीनल प्रॉब्लम भी है, तो उसको गुड पास्चर सिंड्रोम होगा जो कि यहाँ पे होता है। ठीक है, इन ऐसे पेशेंट को ना हम प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं ताकि पूरी एंटीबॉडी को क्लियर करा दें। फिर मैंने कहा कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होता है उसमें क्या होता है कि आपके डिफरेंट डिजीज में जिसमें आपके पास इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जैसे आपके पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है, एसएलई है, आईजी नेफ्रोपैथी, एचएन प्रोप्यूरा है, तो उसी तरीके से वो बनते हैं और आपके पास वही ग्रैनुलर डिपॉजिट्स होते हैं। बिल्कुल इस तरीके का यहाँ पे ये होता है आपके ना क्या कहते हैं ग्रैनुलर हम्पी लंपी डिपॉजिट होते हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे पीएसडीएन में होता है। जो आपके पास पॉसी इम्यून होता है उसमें आपके पास एंका से एसोसिएट होता है, तो पॉसी इम्यून में ना कोई इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते, तो आपको कुछ भी ऐसे नजर नहीं आता, कोई डिपॉजिट नजर नहीं आते। या आपके पास माइक्रोस्कोपिक पोलियंगाइटिस में, ग्रेनुलोमाटोसिस पोलियंगाइटिस में यही होता है। अच्छा, ग्रॉस में जैसे मैंने पहले बताया था कि आपका एपीजीएन में अगर आपके पास वो किडनी होती है विद द फ्री बटन, तो यहाँ पे लार्ज व्हाइट किडनी होती है। अगर मैं लाइट माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग बताऊँ ना, तो लाइट माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग में क्या होता है कि आपको ये नजर आता है, यू कैन सी द क्रिसेंट, आपको बहुत ज्यादा क्रिसेंट नजर आता है। ठीक है, सेलुलर प्रोलिफरेशन तो हुई होती है बिल्कुल यहाँ पे, पर सेलुलर प्रोलिफरेशन आउटसाइड द कैपिलरी लूप हुई होती है और वहाँ पे आपको क्रिसेंट नजर आते हैं जो कि वोमेन स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। क्योंकि वो वोमेन स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं तो वोमेन स्पेस होती है इस तरह की कि वो यहाँ पे क्रिसेंट बना देते हैं, और इसके अंदर आपके पास यहाँ पे बेसिकली पैराइटल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, ये ना सारे पैराइटल एपिथेलियल सेल्स है, विट्रल एपिथेलियम तो ये नहीं है, तो पैराइटल एपिथेलियल सेल्स होता है, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स भी होता है, साथ यहाँ पे सॉरी लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस होता है, फिब्रिन होता है, और सेलुलर हाइपर प्रोलिफरेशन भी हुई होती है, बिल्कुल सेल भी प्रोलिफरेट कर जाता है। ठीक है, ये भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ये जहाँ पे एरो पॉइंट है ना ये आपको क्रेसेंट नजर आ रहा है, यहाँ पे भी ये वाला आपको क्रेसेंट है, यहाँ पे ये वाला क्रेसेंट है, तो क्रेसेंट आपको नजर आता है यहाँ पे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें डिफरेंट तरह के डिपॉजिट मिलेंगे। टाइप 1 में आपको लीनियर डिपॉजिट मिलता है, टाइप 2 में आपको इलेक्ट्रॉन डेंस सब एपिथेलियल डिपॉजिट मिलता है, टाइप 3 में आपको कोई भी डिपॉजिट नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। टाइप 1 में आपको सब एपिथेलियल डिपॉजिट मिलते हैं। ठीक है, ये तो आपकी बेस मेम्ब्रेन वाले होते हैं, लेकिन इसी के डिपॉजिट मिलते हैं। टाइप 2 में आपको दूसरी की तरह यहाँ पे आई थिंक ये आपके सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स है। ठीक है, टाइप 1 में सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे कहीं बेस मेम्ब्रेन के डिपॉजिट्स भी आते हैं। ठीक है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न देखेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि आपके पास उनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है। तो टाइप 1 में जो लीनियर पैटर्न होता है उसमें IgG प्लस C3 होता है, टाइप 2 में भी आपका IgG प्लस C3 ही है। बेसिकली आपके पास इम्यूनोफ्लोरेसेंस में इनकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, अभी आप देखो ये इनकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, यहाँ आपको नजर है क्रोसेंट, ये क्रोसेंट फॉर्मेशन नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कहीं आपके सब एपिथेलियल, कहीं ग्रैनुलर डिपॉजिट, ये सब एपिथेलियल डिपॉजिट, ये आपको ग्रैनुलर डिपॉजिट नजर आ रही है, एक्चुअली इनकी लोकेशन नजर आ रही है, सब एपिथेलियल डिपॉजिट और ग्रैनुलर डिपॉजिट। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे भी बता दिया होगा। ठीक है ना। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस की डेफिनेशन क्या कहती है कि बेसिकली ये स्क्लेरोसिस होता है ऑफ सम बट नॉट ऑल ग्लोमेरुलाई दैट इन्वॉल्व ओनली अ पार्ट ऑफ ईच ऑफ द अफेक्टेड ग्लोमेरुलाई। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि एक तो ये है कि पूरे के पूरे ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व नहीं है, उसमें से कुछ ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व है और कुछ आपके पास हेल्दी होंगे, और उसमें से भी जो ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व है उसका भी पार्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये डायग्राम देखो, यहाँ पे एक आपको ये ग्लोमेरुलाई नजर आ रहा है और एक आपको ये नजर आ रहा है, इसमें से कौन सा इन्वॉल्व है? सिर्फ एक इन्वॉल्व है। ठीक है, दोनों इन्वॉल्व नहीं है, सम, और दूसरे ने कहा कि जो सम इन्वॉल्व है उसमें से भी एक पार्ट इन्वॉल्व है, दैट इज द फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। तो आप किस तरीके से बताते हो कि बेसिकली हमने कहा था कि सम बट नॉट ऑल ग्लोमेरुलाई दैट इज फोकल एंड इन अफेक्टेड ग्लोमेरुलाई ओनली अ पोर्शन ऑफ द कैपिलरी डक्ट इज इन्वॉल्व दैट इज सेगमेंटल। ठीक है, ये कम हो सकता है एचआईवी की इन्फेक्शन में हो सकता है, जो लोग हेरोइन अब्यूज करते हैं उनमें हो सकता है, आईजी नेफ्रोपैथी की वजह से भी हो सकता है, फिर जो लोगों में नेफ्रॉन लॉस हो जाता है उसमें एज अ मैलाडेप्टेशन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इनहेरिटेड भी देखी गई है, कोई ना कोई म्यूटेशन भी हो सकती है। फिर बेसिकली यही देखा गया है कि पोडोसेल को इंजरी होती है, और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि मतलब कि मिनिमल चेंज डिजीज से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ भी पोडोसेल को इंजरी होती है। इवन मतलब
ग्लोमेरुलर चेन डिजीज से सिमिलैरिटीज भी काफी हैं कि एक तो पोडोसाइट इंजरी होती है, दूसरा यहाँ पे भी डिफ्यूजिव फेस में पोडोसाइट होती है, इधर भी होती है और आपके पास मिनिमल चेन डिजीज में ऑब्वियसली हो रही थी, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे होता है क्या है कि आप जब वो स्क्लेरोसिस बनती है तो वहाँ पे प्रोटीन की वजह और लिपिड की ट्रैपिंग की वजह से वहाँ पे हाइलाइट भी डिपॉजिट हो जाता है। ये भी देखा गया कि जिन लोगों में फॉर एग्जाम्पल हमने ट्रांसप्लांटेशन भी इवन कर दी फिर भी रिकरेंट प्रोटीन हो जाता है, क्योंकि प्रोबेबली कोई ना कोई सर्कुलेटिंग मीडिएटर है जो कि दोबारा से पोडोसाइट को डैमेज कर देता है। अब हमने बताया कि जो शुरू होता है ना, ये मैंने आपको जो डिजीज दिखाई है, ये जो ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस है, ये शुरू होती है आपकी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में, जो कि आपको बिल्कुल मेडुला के करीब होते हैं, और फिर जैसे जैसे लीजन बढ़ती है वो पूरे ग्लोमेरुलस में स्पेयर करते हैं। और इसमें बेसिकली ना इसमें क्या होता है कि आपके पास मेसेंजर मैट्रिक्स भी बढ़ जाता है, इस वजह से उसको मेसेंजर प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। ऑब्लिटरेटिव कैपिलरी ल्यूमेन होता है, डेपोजिशन होती है हाइलन की, फोमी लिपिडेटेड मैक्रोफेजेस भी होते हैं, और यूजुअली वो कहते हैं कि जो अफेक्टेड ग्लोमेरुला होता है वहाँ पे इम्यूनोफ्लोरेसेंस में आपको माइक्रोस्कोपी में नॉन स्पेसिफिक ट्रैपिंग ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन, यूजुअली आपको जो है ना यहाँ पे IgM की ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। ओके, जब हम लाइट माइक्रोस्कोपी पे देखें ना तो आपको ये नजर आता है कि फोकली और सेगमेंटली आपकी ग्लोमेरुला इन्वॉल्व है, उनमें स्क्लेरोसिस हुई है, सॉलिडिफिकेशन हुई है, ठीक है। और दूसरा हाइलोनोसिस, जहाँ पे आपको इओसिनोफिलिक होमोजेनस पास पॉजिटिव हाइलाइट मटेरियल नजर आ रहा है, जो कि इनर रेस्पेक्ट ऑफ द स्क्लेरोटिक, जो आपके स्क्लेरोटिक पेरिफेरल कैपिलरीज है और उसके इनर रेस्पेक्ट पे आपको हाइलोनोसिस नजर आती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये होती है कि अगेन यहाँ पे डिफ्यूज लॉस होती है ऑफ द इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी कि यहाँ पे ये इस तरीके से होता है। तो ये आपने याद रखना कि बेसिकली ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा हाइलोनोसिस भी हो रही है, लिपिडेटेड मैक्रोफेजेस भी बन रहे हैं, और आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यही मिल रहा है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में बता सकते हो कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस जब आपको मिलती है ना, तो देखो इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी विल रिवील नॉन स्पेसिफिक ट्रैपिंग ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यूजुअली IgM एंड कॉम्प्लीमेंट इन द एरिया ऑफ द हाइलोनोसिस। मतलब आपने ये बताना है कि बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोपी में आपको जो है वो स्क्लेरोसिस मिल रही है, साथ आपको यहाँ पे हाइलोनोसिस भी मिल रही है, और ऑब्वियसली आपने फोकस सेगमेंटल पैटर्न का बताना है, लिपिड लेडेन मैक्रोफेजेस का बता सकते हो, और दूसरा बता दो कि ल्यूमिना ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, ये सारा कुछ मिलता है। फिर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस मिल रही है, ठीक है। जबकि इम्यूनोफ्लोरेसेंस में आपको यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रैप मिलता है जिसमें IgM आ जाता है। क्लिनिकल कोर्स में कहते हैं कि इसमें ना बेसिकली होता क्या है कि पेशेंट यूजुअली मिनिमल चेंज डिजीज ही प्रेजेंट करता है, यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम ही होता है, बट इन पेशेंट में हेमाटूरिया और हाइपरटेंशन भी होती है, जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डिजीज है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं डिफरेंस देख लो कि जो मिनिमल चेंज डिजीज है उसमें प्रोटीनूरिया सिलेक्टिव होता है, जबकि इसमें नॉन सिलेक्टिव होने लगता है, ठीक है। और बेसिकली आपको पता है ना कि वैसे सिलेक्टिव होना चाहिए नेफ्रोटिक में, बट यहाँ पे नॉन सिलेक्टिव होने लगता है। और फिर आपके पास कोई भी हेमाटूरिया और हाइपरटेंशन मिनिमल चेंज डिजीज में नहीं होता है, इसमें होता है फिर आपके स्टेरॉइड, यहाँ पे मिनिमल चेंज डिजीज में होकर बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन फोकस में इफेक्ट नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट चलते हैं मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जिसको हम एपिमेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी भी कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि होते तो यहाँ पे सब एपिथेलियल इम्यूनोग्लोबुलिन डिपॉजिट होते हैं, बस यहाँ पे बेस मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाती है। यू कैन सी डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ द कैपिलरी वॉल, ठीक है। अच्छा, ये अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो कैपिलरी वॉल होती है, ये मैं मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की बात कर रही हूँ। दो तरह की नेफ्रोपैथी है, एक आपकी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी और एक आपकी मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में डिफरेंस ये है कि बेसिकली उसमें मेम्ब्रेनस में प्रोलिफरेशन नहीं हो रही। व्हाट वाज प्रोलिफरेशन? प्रोलिफरेशन होता है कि साइज का बढ़ना, सेलेरिटी बढ़ना और प्रोलिफरेशन होना, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही, सिर्फ आपको यहाँ पे देखिए नजर आ रहा है कि आपको थिकनिंग ऑफ बेस मेम्ब्रेन नजर आ रही है, जो कि ऐसे लग रहा है जैसे डुप्लीकेशन हो गई बेस मेम्ब्रेन की। और दूसरे यहाँ पे सब एपिथेलियल डिपॉजिट होते हैं। अब जो सब एपिथेलियल डिपॉजिट होते हैं, अगर आपको याद होता है, इसके अलावा आपके पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी हो रहे थे, लेकिन इसके और उसके जो डिपॉजिट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। क्या पता है कि दोनों में जो डिपॉजिट होते हैं वो एपिथेलियम जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान ही बन रहे थे। यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स है तो डिपॉजिट दोनों में यहीं पे बन रहे थे, लेकिन इनकी जो है वो शेप वेरी कर रही है। अब शेप आपको दिखा देती हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है और ये आपका जो है वो क्या नाम है इसका, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, तो यहाँ पे जो शेप होती है वो इनकी स्पाइक यहाँ पे इस तरह से होती है, स्पाइक एंड डोम शेप, ठीक है। स्पाइक और डोम शेप है, स्पाइक और डोम, ठीक है ना। ये स्पाइक और डोम है। जबकि यहाँ पे जो शेप होती है वो क्या होती है, यहाँ पे जो शेप होती है ना इनकी वही मैंने बताया था कि आपके पास जो हम्पी लंपी ग्रम्पी अपीयरेंस होती है, ठीक है। हम्पी लंपी ग्रम्पी होती है, हम्पी लंपी ग्रम्पी अपीयरेंस होती है, ठीक है। तो इनकी यहाँ पे हम्पी लंपी ग्रम्पी सी अपीयरेंस होती है। आपको पिक्चर में अगर ये नजर आ रहा होगा तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्पाइक शेप, ठीक है। ये आपको स्पाइक शेप नजर आ रहे हैं सब एपिथेलियल डिपॉजिट। तो यही डिफरेंस होता है मेनली आपके मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स में और आपके पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के यहाँ पे उसमें डिपॉजिट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इसके अलावा ये कहाँ पे हो सकता है। रिमेंबर फ्रॉम द निमोनिक मेड इन मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म से कोलोन, यहाँ पे लंग के कैंसर में, कोलोन के कैंसर में। इसके अलावा आपकी जो है वो क्या नाम है ऑटोइम्यून डिजीजेस में, ड्रग्स में जैसे पेनिसिलिन, कैप्टोप्रिन, एनसेस की वजह से, या इन्फेक्शंस में हो सकता है हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, शिस्टोसोमा या मलेरिया की वजह से, या फिर आपके जो है वो ई से क्या हो गया आपको एक्सपोजर टू द इनऑर्गेनिक सॉल्ट की वजह से भी ये बन सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो कहने की बेसिकली क्योंकि आपका यहाँ पे मैंने बताया था ना कि आपका क्या कहते हैं कि इसमें जब नेक्रोसिस होती है तो बेसिकली यहाँ पे स्कार ऑब्लिटेटेड कैपिलरीज बनती हैं, स्क्लेरोसिस होती है। तो यहाँ पे ये जो बेटर स्टेन करता है आपके सिल्वर इम्प्रेग्नेशन में ज़्यादा अच्छा स्टेन करता है। तब यहाँ पे देखो ये जो उसकी ये वाली स्टेनिंग होती है ना उसमें आपको ज़्यादा अच्छा डबल कॉन्टूर नजर आता है, ये स्प्लिटिंग ऑफ द बेस मेम्ब्रेन नजर आती है। ऑब्वियसली मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी दोनों में यही है कि यू कैन सी डबल कॉन्टूर या स्प्लिटिंग ऑफ द बेस मेम्ब्रेन, ठीक है। टैम ट्रैक अपीयरेंस भी कहते हैं, टैम ट्रैक अपीयरेंस भी होती है। मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ विच इज ऑल्सो वेरी क्लियर अगेन।
ज्ञान, या आपको टैम ट्रैक अपीयरेंस नजर आती है। यू कैन सी वो है बहुत क्लियर है, टैम ट्रैक अपीयरेंस होती है, स्प्लिटिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस पिक्चर है, मैं आपको दिखाती हूँ। मॉर्फोलॉजी पहले देख लेते हैं कि जो मेन हिस्टोरिकल फीचर होती है वो ये होती है कि डिफ्यूज थिकनिंग होती है आपकी कैपिलरी वॉल की। यहाँ पे जो दो वजह से हो सकती है, तो सब एपिथेलियल डिपॉजिट है, या फिर वो कहते हैं ये भी हो सकता है कि कॉन्टिन्यूसली बेस मेम्ब्रेन की डेपोजिशन हुई जा रही है, ठीक है। ये अपने रखने क्या नाम है, स्पाइक और डोम पैटर्न में है। और यहाँ पे भी आपको वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप यही बताओगे कि इफेसमेंट ऑफ डिफ्यूज प्रोसेस की, तो आप ये बताओगे नंबर 1 कि आपको यहाँ पे बेस मेम्ब्रेन की थिकनिंग नजर आ रही है और आपको सब एपिथेलियल डिपॉजिट नजर आ रहे हैं, ठीक है। फिर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में बताओगे कि इफेसमेंट ऑफ द यू कैन सी डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में बता देना कि आपके पास यहाँ पे ग्रेनुलर डिपॉजिट है, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोपी पे ये चीज़ आप बता दोगे कि यहाँ पे आपकी थिकनिंग होगी बेस मेम्ब्रेन की, और स्पाइक एंड डोम पैटर्न में आपको यहाँ पे आपको जो भी है नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे आप जो है ना इफेसमेंट ऑफ द पोटोसाइट्स बता दोगे, डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ द पोटोसाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में बता देना कि आपको ग्रेनुलर डिपॉजिट नजर आ रहा है। क्लिनिकल फीचर यहाँ पे वो कहते हैं कि यूजुअली मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के साथ जो पेशेंट होता है वो सडन प्रेजेंट करता है विद द फुल ब्लोन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। और प्रोटीन नॉन सेलेक्टिव होता है, दोबारा से कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी को रिस्पांस नहीं करता। जो मेम्ब्रेनो-प्रोलिफरेटिव है जिसको मेसेंजियो कैपिलरी भी कहते हैं, इसमें और उसमें यही डिफरेंस है कि इसमें आपको सेलुलैरिटी भी ज्यादा मिलती है। प्रोलिफरेशन का मतलब ये है कि सेलुलैरिटी ज्यादा होता है, ठीक है। यूजुअली जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो कहते हैं कि पेशेंट अच्छा यहाँ पे अपनी चीज रखनी कि जो मैंने बताया था कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी तो उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, बट इसमें क्या हो सकता है 50% केस में से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, 30% केस में एसिम्प्टोमेटिक प्रोटीनूरिया होता है, और 20% केस में नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी होता है। तो कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो कि नेफ्रोटिक दोनों के सिम्टम के साथ आते हैं, तो ये वेरी कर सकता है। अच्छा यहाँ पे इस बुक में इसकी तीन टाइप्स यहाँ पे होती हैं, बट यहाँ पे बुक में दो टाइप लिखी हुई है, एक टाइप 1 और टाइप 2 है। टाइप 1 जो है उसमें आप ध्यान रखना है कि सब एनोथेलियल डिपॉजिट मिलते हैं, और टाइप जो 2 होती है वो हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे, बट उसके डिपॉजिट जो है वो इंट्रामेम्ब्रेनस होते हैं, बट हम यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करते, ठीक है। जो टाइप 2 है उसको कहते हैं कि उसको हम डेंस डिपॉजिट डिजीज भी कहते हैं, जो कि हम कॉम्प्लीमेंट वाले के साथ पढ़ते हैं। अगर मेम्ब्रेनस की बात करें, मैं सिर्फ मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की बात करूँ तो हमने यही बताना कि आपको सब एपिथेलियल डिपॉजिट नजर आते हैं, और स्पाइक में आपको जो है वो डिपॉजिट नजर आते हैं सब एपिथेलियल। और यहाँ पे आपको ये शेप भी नजर आ रही है, ठीक है, स्पाइक एंड डोम पैटर्न। और आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस में बता दें कि आपको ग्रेनुलर डिपॉजिट मिल रहे हैं जिनके अंदर आईजीजी और यहाँ पे आपका इम्यूनो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे C3 है, ठीक है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये प्रेजेंट करता है, ये आपको इसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस नजर आ रही है। अब जो इम्यूनोप्रोलिफरेटिव है आपको पता है कि उसमें क्या होता है कि ये चिल्ड्रन में यंग एडल्ट्स में होता है, और इसमें दो चीजें होती है कि सेलुलैरिटी भी मेसेंजर की बढ़ती है, और ऑब्वियसली बेस मेम्ब्रेन की थिकनिंग भी होती है, ठीक है। इसकी 3 टाइप्स होती है, बट आप ये रखो यहाँ पे पेल होता है, फर्म होता है कंसिस्टेंसी में। अब ये आप देखो इसमें क्या होता है कि आप देखो बेस मेम्ब्रेन की थिकनिंग तो हमें नजर आ रही है, लेकिन आपको सेल्स भी ज्यादा नजर आ रहे हैं ना, तो हाइपरसेलुलैरिटी भी इसमें आपको मिलती है, ठीक है। इसमें देखो मैंने कहा था कि लाइट माइक्रोस्कोपी में आपको यहाँ पे थिकन डबल कॉन्टूर या ट्राम टैग अपीयरेंस मिलती है, और आप इसको बेटर देखते हो यहाँ पे सिल्वर या पेरियोडिक स्टेन में। और यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होती है ना ग्लोबुलर बेस मेम्ब्रेन की, वो कहते हैं कि इस वजह से होती है कि या तो इस वजह से होती है कि आपके मेसेंजर इन्फ्लेमेटरी सेल की एक्सटेंशन होती है सराउंडिंग सेल्स में, या फिर मैंने कहा था कि सब एनोथेलियल डिपॉजिट की वजह से होती है। और जो कैरेक्टरिस्टिक लाइट माइक्रोस्कोपिक ग्लोबुलर मैनिफेस्टेशन होती है वो आप यही बता दो कि ये होती है। बाकी आपने ये बता सकते हो कि एक तो आपने ये बताना है ना कि बेसिकली देखो अगर आप बताओगे ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो आपको यहाँ पे डिस्क्रीट सब एनोथेलियल डिपॉजिट मिलते हैं। और अगर आप जिक्र करोगे उसका इम्यूनोफ्लोरेसेंस में, तो इसमें आप ध्यान रखना है कि उसमें आपको जो डिपॉजिट मिलते हैं उसके अंदर C3 है, IgG है, C1 की और C4 भी होता है, ठीक है। दोबारा से हम इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं कि ये आपके पास ये आप इसको कंपेयर करो। ये आपका है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जिसमें आपको सिर्फ स्प्लिटिंग नजर आ रही है, स्पाइक डोम पैटर्न में आपको सब एनोथेलियल डिपॉजिट नजर आ रहा है, सॉरी सब एनोथेलियल नहीं एपिथेलियल, सब एपिथेलियल डिपॉजिट नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जिसको हम बेसिकली हम मेम्ब्रेनो-प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में टाइप 1 पढ़े हैं, उसमें आपको यहाँ पे जो डिपॉजिट नजर आते हैं वो सब एनोथेलियल है, और ग्लोमेरुलर बेस मेम्ब्रेन की थिकनिंग भी है और उसकी हाइपरसेलुलैरिटी भी है, ठीक है। तो सब वो कहते हैं कि इसमें जो आपका जो है MPGN उसमें ट्यूब्यूल्स में भी हाइलाइन डिपॉजिट बन जाता है, और आपकी ल्यूमिना में ब्लड सेल कास्ट वगैरह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में आपको अर्ली फाइब्रोसिस होती है, प्लाज्मा इन्फ्लेमेटरी वेसल्स में कोई चेंज ऐसा नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपको पता है कि टाइप 1 में आपका सब एनोथेलियल डिपॉजिट ही होते हैं, वो IgG के लिए स्टेन करते हैं। ये टाइप 2 का भी जिक्र किया गया है, डबल कॉन्टूर आपको पता है, या फिर स्प्लिटिंग अपीयरेंस या ट्राम टैग अपीयरेंस आपको ग्लोमेरुलर की नजर आती है। टाइप 3 अब इन सबको आप भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास ये किस तरह से होता है। बाकी